जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस, जो कि सबसे पहले चैप्टर और बहुत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट्स होता है और जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन बनने के अकॉर्डिंग हम लोग संभावना करते हैं और बनता भी है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक साधारण से देखेंगे और चैप्टर का नाम से ही शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्लास 10th का, ठीक है, इसमें दिया गया है सबसे पहले जो चैप्टर्स का नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो सबसे पहली ही हेडिंग हम लोग बच्चों देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये अच्छे से समझते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में समझते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों दिया गया है मैग्नीशियम और यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन। अब देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको हमको केमिस्ट्री बेस में लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको समझाने के लिए इसको लिख दिए हैं। तो देखिए, इसको केमिस्ट्री बेस में लिखते हैं। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं दोस्त, O2 से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये जो एरो होता है, ये जो तीर लगा होता है, ये टेम्परेचर, ये उत्पाद का चीज बताता है कि इस चीज से इधर क्या चीज बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो बच्चों हम लोग ये छोटी सी चीज देखें। अब देखते हैं हम लोग को ये इसको, इन दोनों को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। देखो बच्चों, जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो इन दोनों का नाम होता है, इन दोनों को क्या कहते हैं, अभिकारक। कारक क्या कहेंगे बच्चों, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, जब इनको देखो आपस में मिलाएगा। अब अभिकारक किसे कहते हैं वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अभिकारक ऐसे कहें, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे गर्म ठंडा पानी, ठीक है, और गर्म पानी दोनों को मिला दोगे तो देखो एक प्रकार से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें कि अभी जो जिसमें परिवर्तन हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया। ठीक है, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक। यहां पर अच्छे से देख लिए अभिकारक किसे बोलते हैं। अब देखो ये बच्चों जो होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं उत्पाद। क्या नाम देते हैं, उत्पाद। उत्पाद मतलब ये होता है कि आपने दोनों चीजों को मिलाया और मिलकर तैयार क्या हुआ, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, अब उत्पाद किसे बोलते हैं, यहां पर देखते हैं, जिस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं बच्चों। यहां तक आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत होगी बच्चों, नहीं समझ में आता है। ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, अकेला है। ठीक, यहां मैग्नीशियम 1 है और यहां मैग्नीशियम अकेला है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको यहां 2 लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 मैग्नीशियम यहां मैग्नीशियम 1 है, तो यहां हम लोग अपने से 2 लगाएंगे। देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है जितना अभिकारक होना चाहिए उतना उत्पाद होना चाहिए। तो देखो अभिकारक की जो संख्या है बच्चों वो कितना है, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। यहां पर उत्पाद की संख्या कितनी है, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है बच्चों। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं। जैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखना, ठीक है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। और किताब की एक एक हेडिंग आपको देखते चलोगे, एनसीईआरटी में सभी चीजें मिलेंगी आपको। अच्छे से आशा करते हैं समझ में आएगा। और बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगी। ठीक है, अब इसको आप इसको एक अच्छे से, मैं हट रहा हूं, आप अच्छे से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे मिलते हैं, अभी देखेंगे बच्चों। आशा करते हैं आप दूसरी हेडिंग बच्चों, दूसरी हेडिंग क्या कहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। पहले आप रासायनिक समीकरण के बारे में समझिए, उसके महत्व के बारे में जानिए। ठीक है, तो रासायनिक जो संतुलित करने का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मानकर चलो ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, जितना ए पार्ट होना चाहिए उतना बी पार्ट होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित। ठीक है, और उसी में रासायनिक होता है। और समीकरण का महत्व क्या होता है कि ये समीकरण का महत्व तभी हम जान पाएंगे जब हमको पूरे तत्वों के बारे में आप पता होगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब हमको क्लास 9 से और 10th में है। तो आपको पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर के 30 तक आपको सभी क्रमांक संख्याएं याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग इसको नंबर बाय नंबर देखते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
द्रव्यमान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का क्या होता है बच्चों, विनाश होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और ना ही द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे स्टेप पे क्या लिखते हैं बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद बच्चों, इसके पहले अभी हम लोग देख लिए कि उत्पाद किसे बोलते हैं। उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान के अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान की क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब है, मैंने अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, जितना आपका अभिकारक होगा उतना आपका उत्पाद होना चाहिए। बात समझ गए होंगे। ठीक है, उसी के क्या होना चाहिए, दोनों ये बराबर होना चाहिए बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसमें फिर देख लेता हूं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं। इसमें जिंक और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया और फिर बनाया क्या इन्होंने, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बच्चों बनाया है। ठीक है, तो हम लोग जिंक को देखते हैं। जिंक को किससे लिखते हैं, Zn से लिखते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को बच्चों लिखते हैं H2SO4 से लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एरो लगाया। ठीक है, अब देखो इसी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, अब इसी को बच्चों बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, देखो इसी को बोलते हैं, अभी मैंने उसमें बताया भी था। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिकारक। बस बच्चों समझ गए। ठीक है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इधर जितना भी कुल तत्व बनेंगे इसके क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। अब देखो ये जिंक सल्फेट का है तो यहाँ पर जिंक को किसे बोलते हैं, Zn बोलते हैं। ठीक है, सल्फेट का है ना तो सिर्फ सल्फेट किसे बोलते हैं, इसे SO4 को। अब देखो H2SO4 का निर्माण कैसे होता है, तो देखो ये होता है H, यहाँ पर अच्छे से समझिए आप, क्लास 9 में आपको इसको सीख लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर होता है SO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है, इस पे 1 प्लस होते हैं बच्चों। ठीक, इसका 1 यहां लिखेंगे, इसका यहाँ 2 यहां लिखेंगे, तो इसका संबंध इससे कराएंगे बच्चों, इसका संबंध इससे कराएंगे। तो देखो इससे क्या होता है, देखो H2O बन गया, देखो H2 बन गया। अब देखो इसके पास एक है तो यहाँ SO4 बन गया बच्चों। तो अब क्या बनकर तैयार हो गया, H2SO4। अब देखो वहां पर और यहाँ पर दोनों, अब H के पास से 2 कहाँ आया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग जिंक सल्फेट बना रहे हैं ना, देखो सल्फेट को क्या बोलते हैं, SO4 होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जिंक हो गया, SO4 हो गया, इस पे कोई धनात्मक नहीं ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, इस पे देखो, अब इस पे 2 प्लस होता है, इस पे 2 माइनस होते हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे तो इस पे कोई भी बेस नहीं होगा। प्लस में अब देखो यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, लिखा जाएगा, कितना, 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि अब देखो ये हिंदी मीडियम में और लिखा जाए। अब इस केमिस्ट्री बेस में लिख दिया इसको बोलते हैं जिंक, इसको जिंक सल्फेट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसे बोलते थे अभिकारक और बच्चों इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब यहां तक बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, कहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, ये उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। बात को समझिए अच्छे से, अब अच्छे से ट्यूट आएगा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है बच्चों, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर Zn कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी Zn 1 है। ठीक है, यहाँ SO4 है तो यहाँ SO4 है। तो बच्चों यहाँ तक हमको अच्छे से समझ में आ रहा है कि जितना अभिकारक हो रहा है, ठीक है, जितना अभिकारक बन रहा है उतना आपका क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे इसी में हम लोग थोड़ा समीकरण में क्या कहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताइए। तो संतुलित मतलब ये होता है बच्चों कि बराबर होना चाहिए। जैसे ये मार्कर और ये मार्कर, दोनों मार्कर आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और यदि थोड़ी सी घटी बड़ी होती है तो हमको इसको बराबर करना पड़ता है। जैसे इसके पास टोप्पी नहीं है, इसके पास टोप्पी है, तो इसकी भी टोप्पी लगानी पड़ेगी, तभी इसका भार इसके भार पे क्या होगा, बराबर होता है। तो बच्चों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं साइड हो रहा हूं, एक अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग हर एक हेडिंग को पढ़ेंगे और अभ्यास को भी अच्छे से डिवीजन करेंगे और जो अभ्यास प्रश्न होंगे उससे भी अच्छे से, पर आपको हेडिंग अच्छे से आएगी तो अभ्यास प्रश्न भी अच्छे से आप नोट करके क्वेश्चन को एडाइज मतलब कि अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी बोर्ड के एग्जाम में बैठना है। देखते हैं इसका एक जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझते हैं और समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे किए जाते हैं। और बच्चों ये जान लेना कि ये इंटर में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और जब तक आप अच्छे से 9th को नहीं पढ़े रहेंगे तो हाई स्कूल में दिक्कत होगी, हाई स्कूल में नहीं पढ़े रहेंगे तो 11th में दिक्कत होगी, और 11th में नहीं पढ़े रहेंगे तो इंटर में दिक्कत होगी। ऐसे रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन सबसे पहले छोटे छोटे हैं, हम लोग इसको बेस तरीके से समझते हैं। आइए हम लोग आपकी बार दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। ठीक है, पहला हम लोग देख
चुके हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल Fe2O है, Fe3O4 और ये हाइड्रोजन है। इसी को मुझे क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात। फिर अब हम लोग इसको देखो, इसको संतुलित करने के लिए हम लोग एक छोटे से मेथड को लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग लिखते हैं अभिकारक को, एक तरफ लिखते हैं उत्पाद को। ठीक है, तो ये तत्व जो होते हैं बच्चों, Fe होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, इतने ही तत्व इसमें है। तो Fe को मैंने लिखा, फिर हाइड्रोजन को लिखा, फिर ऑक्सीजन को लिखा। तो इसमें देखेंगे Fe की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो Fe की जो मात्रा है बच्चों वो 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा देखो इसमें 2 है। क्यों? क्योंकि ये LHS, इसे बोलेंगे LHS, इसे बोलेंगे RHS। और बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक, आपको पता है अभिकारक। ठीक बच्चों, इसे बोलते हैं आपको उत्पाद। ठीक है, अब देखो ये उत्पाद लिखा है तो उत्पाद हो गया। बच्चों अब हम लोग देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 होगी। फिर इसमें हम लोग देखते हैं अभी आपको Fe3 और O4। अब देखते हैं Fe यहाँ पर है तो Fe इस साइड, उत्पाद में Fe3 कितना है, देखो Fe3 है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन इसमें कितना है, तो देखो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर लिखेंगे 4 है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के सामने यहाँ 2 लिख दो। अब बात क्या बनती है कि बच्चों जितना मेरा LHS होना चाहिए उतना मेरा RHS होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग होता है। जैसे एग्जांपल में बच्चों ये होता है कि जैसे मानकर चलो हम अपने पिताजी के 2 लड़के हैं और दोनों लोगों को हिस्सा बराबर मिलेगी तब तो संतुष्ट हैं। यदि हिस्सा बराबर नहीं मिलेगी तो हम लोग असंतुष्ट रहेंगे और हम लोगों में तनाव बना रहेगा। वैसे इसमें होता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये इसी प्रकार से। तो आइए हम लोग संतुलित करते हैं एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो देखो Fe यहाँ 1 है, Fe यहाँ 3 है, तो इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि यहाँ भी Fe 3 हो जाए, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो Fe कितना हो जाएगा, 3। देखो Fe यहाँ भी 3, Fe यहाँ, तो हम लोग अपने से यहाँ कितना लगा देंगे बच्चों, 3 लगा दिए। अब देखो Fe की मात्रा यहाँ 3 हो गई और Fe भी यहाँ कितना है, 3 है। पर देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, पर यहाँ देखो RHS में ऑक्सीजन की मात्रा 4 है पर यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक 1 है। तो इसमें हम लोग कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई बच्चों, बराबर हो गई। ठीक है, तो आप देखो बात को समझो अच्छे से। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की मात्राएं बराबर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, 4 है। मतलब हम लोग कहेंगे LHS में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, देखो पहले समझो अच्छे से, इसको मिटाओ। ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों यहाँ कितनी, 1 है, पर यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 4 है। तो हम लोग क्या काम करें कि दोनों रूट से बराबर हो जाए। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे बच्चों सामने से, तो देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 किए, ठीक, पर 4 दूना 8 क्या बन जा रहा है आपका, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो रहा है और 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्राएं सही है। अब जब 4 दूना इसमें, अब ये 2 है, इसमें हम लोग 4 से गुणा करें तो ये 8 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, यहाँ 8 है, तो इसमें भी हम लोग कितने से गुणा करेंगे बच्चों, 4 से। तो यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। इसमें 1 से गुणा करेंगे, ठीक, तो ये बराबर में 4 हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। आप देखो जितना मेरा RHS होना चाहिए उतना मेरा LHS है बच्चों। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, Fe की मात्रा, और हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ 8 है तो बच्चों यहाँ भी 8 है, और ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि बच्चों संतुलन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप कमेंट करिएगा, हम लोग दूसरे उदाहरण को समझाने की जरूरत हम लोग आगे देखेंगे। अभी अभ्यास प्रश्न करेंगे तो बच्चों और अच्छे से समझ में। अब आशा करते हैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।